ये वन वॉचिंग नाउ. On. Yes. Let us go ahead with the chapter that is the money creation, or the other name is the credit creation. Money creation or the credit creation related with the bank. अब बैंक जो है वो किस हिसाब से मनी क्रिएट करता है. दिस इज नॉट समथिंग मनी प्रिंट करने लग जाए. इट इज व्हाट कि बैंक के पास में आरबीआई इज द मेन हेड. आरबीआई जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू मनी को फ्लोट करता है इकोनॉमी में. मनी को फ्लोट करता है इकोनॉमी में. डायरेक्ट जो है आरबीआई इट नेवर एवर डील्स विद दी डायरेक्ट विद द जनरल पब्लिक के साथ में वो डीलिंग नहीं करता है. वो कहाँ पे डीलिंग करता है? वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक के साथ है. और उसी पर ही अलग अलग तरीके की रेशोज या अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके अपने पास में जितनी भी मनी है उसको वो किस हिसाब से इकोनॉमी में फ्लो करेगा उसी. तो आरबीआई जब कमर्शियल बैंक के पास में है तो व्हाट हैपेंस दैट के पास में जो कि हमने बैंक का एक बेसिक फंक्शन कहा था. बैंक का बेसिक फंक्शन था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और उसके बाद में लोन देना. लोन क्या है? दिस इज बेसिकली द क्रेडिट विच इज ये जो क्रेडिट दे रहा है. क्रेडिट उधार, क्योंकि लोन जो होता है वो भी तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही दिया जाता है. उसके बाद में वो उनसे वापस लेंगे पैसे और दे विल चार्ज सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टू दैट. तो ये जो लोन जो मार्केट में ये जो कमर्शियल बैंक दे रहे हैं इट विल बी टर्म्ड एज अ क्रेडिट को वो क्रिएट कर रहे हैं. ये जो क्रेडिट का क्रिएशन होता है दैट इज व्हाट इट इज नोन एज अ क्रेडिट क्रिएशन. व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इस पूरे को समझने के लिए एक पॉइंट आपको और समझना, जो कि अगर मेरे हिसाब से आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपने मनी फ्लो के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा उसको याद करने की कोशिश करते हैं. व्हाट वी हैव स्टडीड इन मनी फ्लो चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसको एक दूसरे ढंग से आपको समझाने. तो सपोज मेरे पास में एक 100 रुपी का नोट है बियरिंग द सेम नंबर. एक नंबर वाले 100 रुपी के नोट के मैं बात कर रही हूँ. A has given this currency to B in exchange of some goods and services. पैसे का ट्रांजेक्शन तो तभी होगा ना जब हमारे पास में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का भी ट्रांजेक्शन हो रहा है. B has given it to C and C has given it to D. ये जो आपकी करेंसी है, ये जो 100 रुपी का नोट है उसी सेम नंबर के बारे में. ए से ये बी के पास में गया, बी से ये सी के पास में गया, सी से ये डी के पास में गया. इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स दिस मनी इज फ्लोइंग इन द इकोनॉमी. ये इकोनॉमी में पूरा का पूरा फ्लो कर रहा है. तो द नंबर ऑफ टाइम्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? यस, नंबर ऑफ टाइम्स को हम यहाँ पर कहते हैं दैट इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी जो है ये है तो साइंस की टर्मिनोलॉजी, बट वी आर गोइंग टू यूज इट हियर इन द money flow concept. What does it say? What is the meaning of velocity? Number of times the money is flowing in the market. Number of times a particular currency. एक जो मैं पर्टिकुलर करेंसी के बारे में बात कर रही हूँ, कितनी बार वो फ्लो कर रही है, क्योंकि वो जितनी बार भी फ्लो कर रही है उतनी बार ही वो हमारे पास में गुड्स या सर्विसेज का कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको क्या कहेंगे? यहाँ पर हम वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड वेलोसिटी. तो व्हाट हैपेंस हियर, सपोज हमने कुछ अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट करा. ए से बी के पास में गया और बी से सी के पास में गया. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 100 रुपी नोट. ए बी ने भी 100 रुपी की ही ट्रांजेक्शन करी, सी ने भी करी. दिस मे हैपन कि डी को ये लगे कि मैं जो हूँ वो पूरा 100 रुपी की ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा. इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ह्यूमन नेचर है. वो कहेगा कि इसमें से मैं 20 रुपीज सेव कर लेता हूँ और 80 रुपीज को लेट मी यूज इट फॉर द ट्रांजेक्शन. आई रिपीट, व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर कि 100 रुपीज जो मेरा पूरा का पूरा में फ्लो कर रहा है, जब वो एक इंसान से दूसरे इंसान के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास, तो वन ऑफ द पर्सन बीइंग अ ह्यूमन टेंडेंसी वो क्या कर रहा है? कह रहा है सेव करने अपने पास. ठीक है, मार्केट में वो कितना पैसा आया? मार्केट में आया 80 रुपीज. नाउ डी ने कितने को दिया? डी ने ई को दिया. डी ने ई को दिया. कितने की ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पर? इट इज ऑफ द 80 रुपीज.
80 रुपीज अब आगे मार्केट में आया है। ई ने जब एफ को दिया, जब सेम थिंग कैन हैपन कि एफ भी ये सोच रहा है कि मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। एफ ने सपोज यहाँ पर 10 रुपीज सेव किया, मार्केट में कितना आया वापस, मार्केट में आया 70 रुपीज वापस। तो दैट इज वाई जब पूरा का पूरा इकोनॉमी में पैसा फ्लो करता है, तो व्हाट हैपन्स दैट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी, या एक जो प्रूडेंट इंसान है, ही विल गो अहेड विद द सेविंग। जबकि जब हम क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि कोई भी सेव नहीं कर रहा, एवरी मंथ सेव अगर कर भी रहा है तो इट इज गोइंग इन द बैंक। यहाँ पर वो अलग से बॉक्स में नहीं रख रहा है, दिस मनी इज गोइंग इन द बैंक। अगर वो 100 रुपी की ट्रांजेक्शन कर रहा है तो सारे के सारे लोग 100 रुपी की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। एवरी मनी इज गोइंग इन द बैंक, पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि वो सेव कर रहे हैं तो सेविंग भी कहाँ पे जा रही है, सेविंग इज नॉट व्हाट दे आर कीपिंग इन द बॉक्स, बॉक्स में नहीं रख रहे हैं, अगेन दे आर कीपिंग इट इन द बैंक। सो लेट अस गो अहेड विद द एग्जांपल। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, उसको समझाने से पहले आई बिलीव कि आपको मुझे एक बार रेशोज जरूर बता देनी चाहिए। रेशोज क्या होता है, अब पेपर आने में थोड़े से दिन बचे हैं तो आई बिलीव कि आपको रेशोज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। लेकिन एक बार ज़रा थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। रेशोज आर द वेरियस, जैसे मैं CRR कहूँ या SLR कहूँ, दीज आर द वेरियस रेशोज जो कि जो सेंट्रल बैंक है दैट इज चार्जिंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, वो कमर्शियल बैंक से चार्ज कर रहा है। CRR स्टैंड्स फॉर, यस CRR क्या होता है, CRR कैश, याद है ना आपको, नहीं याद तो प्लीज याद कर लीजिए, इट इज अ कैश रिजर्व रेशो। हियर विथ माय हैंड। SLR is what? SLR is statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio. CRR is what? CRR is a cash reserve ratio. SLR is what? SLR is statutory liquidity ratio. CRR आपसे क्या कहती है? CRR talks about जब भी बैंक के पास में, अगर सपोज लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, अगर एक नॉर्मल बैंक है उसके पास में 10,000 डिपॉजिट आया है, ये रेशियोज किस पर कैलकुलेट की जाती हैं? यू कैन हैव दैट 1 मार्क क्वेश्चन इन योर एग्जाम की दीज रेशियोज, these CRR and SLR are calculated on what? The CRR and SLR, I hope it's clear, SLR they are calculated on deposits. It is very very important. CRR SLR हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? Calculated on the deposit which are there with the bank, जो कि बैंक के पास है, हम उस पर कैलकुलेट करते हैं। सपोज अगर बैंक के पास में 10,000 रुपीज डिपॉजिट, नॉर्मल कमर्शियल बैंक के पास में, व्हाट द सेंट्रल बैंक और द RBI कैन से, RBI उनसे कहेगा कि देखिए आपके पास में 10, इस 10,000 डिपॉजिट का सपोज 5% और 6%, 5% जो है आप एज अ CRR मेरे पास में, मतलब कि RBI के पास में एज अ डिपॉजिट, ये जो CRR है इट इज बीन maintained, it is again 1 marker question which is very very important from the examination point of view. CRR किसके पास मेंटेन होती है? CRR has been directed by the RBI, ये हमें कौन मेंटेन करके रखता है? It is maintained with RBI only. Commercial banks इसे अपने पास में नहीं रखते, अपने डिपॉजिट पर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रखते कहाँ पर हैं? रखते वो उसे RBI के पास में है, पास नहीं रखते। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR. SLR क्या है? एज द नेम सजेस्ट, SLR इज द स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मीन्स गवर्न्ड बाय लॉ, लिक्विडिटी रेशो, इट इज जनरली हायर, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है, अप्रोक्सीमेटली 20% के करीब होती है। अगर एक कमर्शियल बैंक के पास में 10,000 रुपीज डिपॉजिट है तो उसका SLR 20% क्या होगा? हमारे पास में 2,000 रुपीज को क्या कहेगा RBI कहेगा कि इस 2,000 रुपीज को वो आपको लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज देगा, लिस्ट देगा कि आप इन इन जगहों में
इस पैसे को इन्वेस्ट करिए, इस जगह में इस पैसे को लेके आइए, और इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ होगा वो किसके पास में रहेगा? इट इज बेसिकली विद द कमर्शियल बैंक इटसेल्फ। एसएलआर का रेशो आरबीआई के कहने से मैंने कहा है, लेकिन उसका कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कि वो आरबीआई के पास में रखेगा, उसको बता जरूर देगा वो आरबीआई कमर्शियल में कि देखिए सर आपने हमसे जो जो कहा था वो हमने पूरी कर दी है, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इट, देख लीजिए। लेकिन उसके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब कुछ दैट इज विद द कमर्शियल बैंक, उसे नहीं है, ठीक है। एंड इफ आई एम वर्किंग एज अ बैंक, सपोज मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मुझे अपना काम चलाना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अलग अलग सिर्फ रेशियोज मेंटेन करूंगी और मैं खुद खाली हाथ होकर बैठ जाऊंगी, लोगों को लोन भी दे दूंगी, अगर मेरे पास में पैसा आएगा तो मैं लोगों को लोन भी दे दूंगी, मुझे एसएलआर भी मेंटेन करनी है और मुझे सीआरआर भी मेंटेन करनी है, क्या मैं खाली हाथ होकर बैठ जाऊंगी? इफ आई एम अ बैंक आई नीड टू हैव सम लिक्विडिटी इन माई हैंड ऑल्सो, मुझे अपनी ब्रांच चलानी है, बैंक चलाना है, कुछ तो अमाउंट मैं भी अपने पास में रखूंगी जिसको नॉर्मल रिजर्व का नाम दे दूंगी। डे टू डे वर्किंग में भी तो मेरे पास में बैंक के पास में कुछ कैश होना चाहिए, वो भी मुझे रखना है। तो इस चीज को क्या है, मोस्ट ऑफ द बुक्स व्हाट दे हैव डन, इस सीआरआर एसएलआर और इस नॉर्मल रिजर्व के साथ में उन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया है, दैट इज एलआरआर। एलआरआर दैट इज द लीगल रिजर्व रेशो। ये वैसे कोई अपने आप में टर्म नहीं होती है, ये आपको ये जो अलग अलग रिजर्व्स हैं उनको पूरा का पूरा एक कैटेगरी की तरफ में पैसा जा रहा है और बाकी हम लोन की तरफ में पैसा जा रहा है, तो दैट इज व्हाई दे हैव क्लब्ड इट एज इन द टर्म कॉल्ड एलआरआर। ठीक है, अब सपोज मेरे पास में है डिपॉजिट आया है 1000 रुपए का, मेरे पास में कितना डिपॉजिट आया है 1000 रुपए का, एंड आई एम वर्किंग एज अ बैंक और मेरे पास में है 1000। व्हाट हैपन कि मुझे अलग अलग तरीके की रेशियोज है, मुझे सीआरआर को भी ध्यान देना है, मुझे एसएलआर को भी ध्यान देना है, मुझे अपनी बैंकिंग की वर्किंग भी अपनी ठीक ढंग से चलानी है, तो इस पूरे के पूरे कंबाइन को मैंने क्या कहा, एलआरआर। ठीक है, तो अब ये जो एलआरआर है, सपोज लेट मी टेक इट इन दिस केस 20% एज, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही, लेट मी टेक इट एज 20%। किसका कैलकुलेट किया जाएगा? अगेन यू कैन हैव द एमसीक्यू इन योर एग्जाम, किसका कैलकुलेट किया जाता है? This ratio is been calculated, this percentage is basically been calculated on the deposit. तो 1000 का 20% कितना हुआ? Tell me please. 1000 का 20% how much it is? It is 200 रुपीज। ठीक है, तो ये मुझे एज अ रिजर्व तो रखना ही रखना है, दीज आर द वेरियस रेशो जो मुझे रखनी ही रखनी है। अब इसके बाद में मेरे पास में कितना पैसा बच गया है जो कि मैं मार्केट में लोन एज अ लोन फ्लोट कर सकती हूँ? प्लीज टेल मी, कितना पैसा दे सकती हूँ? 1000 रुपये मेरे पास में डिपॉजिट था, 200 रुपये मुझे एज अ रिजर्व रखना है, मेरे पास में बचा 800 रुपये जो कि मैं एज अ लोन मार्केट में फ्लोट कर सकती हूँ। बैंक है माना है ना, मैंने ये 800 रुपये मार्केट में फ्लोट कर दिया। तो इफ आई गो बाय द assumptions which we have just done in the beginning, assumptions क्या क्या हैं मेरे पास में? जब हम ये रेशो ये पॉइंट्स करते हैं मनी क्रिएशन का या क्रेडिट क्रिएशन का, the assumptions which are there, इसी बेसिस पे तो ये पूरा का पूरा ड्रॉ किया हुआ है। यहां पर हमारे पास में assumptions है, ऑल बैंकिंग यूनिट आर वन एंड सेम। मतलब अगर आप एचडीएफसी जाओ, चाहे आईसीआईसीआई जाओ या आप एसबीआई जाओ, कहीं पर भी जाओगे, सारी की सारी बैंक को हम दैट विल बी टर्म्ड एज अ बैंक, हम उसको क्या बोलेंगे? एक ही बैंक की तरीके से कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर ये मानते हैं कि सारी के जितना भी पैसा या मनी फ्लोट होता है, ऑल द मनी फ्लोट्स in the economy is to the बैंक ओनली, सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू पूरा का पूरा फ्लोट होता है। ये दो अजम्पशंस हम अपने माइंड में रखेंगे और उसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यस, ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर है? सो नाउ लेट अस कम बैक टू दिस 800 जो मेरे पास में लोन है। अगेन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास में पूरी
इकोनॉमी में बैंक के थ्रू पैसा फ्लोट हो रहा है, तो ये 800 मैंने जिसको भी एज अ लोन दिया, व्हाट इज ही गोइंग टू डू? इसके आगे हम CR लगा देते हैं, मैं पूरी की पूरी इकोनॉमी में पैसे के बारे में तो कुछ ना कुछ तो बेसिकली करोड़ होना ही चाहिए, ठीक है। अगर 800 करोड़ अगर मैं लोन किसी को दे रही हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट एज अ कैश तो नहीं दूंगी ना मैं उसे क्या करूंगी, आई विल गिव इट एज अ चेक और समथिंग। वो कहाँ जाएगा वो वाला चेक? कहीं ना कहीं जाके तो वो डिपॉजिट करेगा। सारी की सारी मनी फ्लो की जितनी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होगी? थ्रू द बैंक ओनली। दैट मीन्स ये 800 घूम फिर के कहाँ आएगा? इट विल कम इनटू द बैंक। कौन से बैंक में आएगा? चाहे वो ए बैंक में आए, चाहे बी में आए, चाहे वो HDFC में आए, एक्सिस में आए, येस बैंक में आए, डजंट मैटर, बट दिस 800 इज कमिंग ओवर हियर इन द बैंक इटसेल्फ। तो ये मेरे पास में एज अ डिपॉजिट आ गया। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिस इज बेसिकली बैंकिंग यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस 800 पे, बिकॉज दिस इज अ न्यू मनी विच इज बिन डिपॉजिटेड, नया मेरे पैसा आया ना मेरे पास में 800 रुपया। अब अगेन सेंट्रल बैंक मेरे से क्या कहता है कि आपको अगेन 20% LRR मेंटेन कर, सॉरी CRR, SLR और जो नॉर्मल रिजर्व की रिक्वायरमेंट, उन तीनों की कॉम्बिनेशन से मुझे एक लीगल रिजर्व रेशियो में, तो वो जो 20% है, अब वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा? दैट 20% विल अगेन बी ऑन दिस 800। 800 का 20% कितना होता है भाई? यस, 160। ठीक है, अब मेरे पास में कितना पैसा बचा? थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, इट वुड बी इजी फॉर यू, ठीक है। अब मेरे पास में कितना पैसा बचा एज अ लोन? ये इट इज 800 माइनस 160। 800 जो मेरे पास में डिपॉजिट होके आया, 160 जो मुझे एज अ रखना है, बचा मेरे पास में कितना? इट इज 800 माइनस 160 इज 640। क्लियर? 640 क्या हुआ? 640 एज अ लोन मार्केट में फ्लोट किया अगेन, क्योंकि बैंक का मेन काम मार्केट में क्रेडिट को क्रिएट करना, लोन देना इटसेल्फ इज अ क्रेडिट क्रिएशन। पूरा का पूरा पैसा मार्केट में जिस हिसाब से फ्लोट करता है, देखिए बुक में इसकी क्या डेफिनेशन आती है हमारे पास में आ जाए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ मनी क्रिएशन द कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट द क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये जो बेसिक इनिशियल डिपॉजिट है, यही तो बार बार घूम फिर के हमारे पास में बैंक में पूरा का पूरा इकोनॉमी में पूरा का पूरा फ्लो कर रहा है ना, तो ये वही वाला पैसा आ रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन विद द 640 नाउ? अब 640 के साथ में क्या होगा? ये 640 अब मेरे पास दोबारा इकोनॉमी में फ्लो करेगा, और ये दोबारा ही मेरे पास में किसी बैंक में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अब अगर मैं 640 का 20% कहूँ तो कितना होता है? 640 का 20% होता है हमारे पास में, दैट इज 128, एंड 640 माइनस 128 इज 512 is 18, दैट विल बी देयर। अब ये 512 क्या होगा? दिस 512, ये 512 रुपए दोबारा मेरे पास में दोबारा इसका ला रहा है, दोबारा लोन जो ये हम फॉर्म, ये पूरा चलती रहेगी। अब ये कहाँ पर जाके स्टॉप होती है? ये वहां पर जाके डिपॉजिट स्टॉप होता है जब आपका, प्लीज यू शुड ऑलवेज नो, जब आपका इनिशियल डिपॉजिट आपके पास में LRR का टोटल अमाउंट जो होगा दैट बिकम दी सेम। जब आपका इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू दिस आपके रिजर्व रेशो के इक्वल आ जाएगा, तब तक ये पूरा का पूरा हम इस कैलकुलेशन को करेंगे। Why do we need to do such calculation? अभी भी इस कैलकुलेशन की क्यों जरूरत है? बिकॉज देर इज अ कंसेप्ट ऑफ विच इज बीइंग कॉल्ड एज अ मनी मल्टीप्लायर, जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो दिस हम अगर यहाँ पर अभी बेसिकली तो हम एक तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, दिस कैलकुलेशन विल कम टू एन एंड व्हेन दी, मैं यहीं पर ही लिख रही हूँ, ये प्लीज आप ध्यान रख लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट। When the initial deposit will be equal to आपका यहाँ पर क्या आएगा? LRR, ठीक है। लोन आपने कितने का दिया? लोन सपोज यहाँ पर टोटल बन के आया 4000 का, और यहाँ पर जो आपके पास में डिपॉजिट्स पूरा का पूरा बन के आया है वो मेरे पास में उस टाइम 5000 है। ये मैंने एक तरीके से बहुत इजी फिगर्स ली है, जस्ट कि आपको ये वाले पॉइंट समझ में आ जाए। थोड़ा सा हॉच पॉच है, आप थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं, बट इट वुड बी वेरी मच क्लियर टू यू।
आपके पास में डिपॉजिट जो आ रहा है ये 1000 क्या है, इसको मैं नाम दे देती हूँ इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, जो सबसे पहले मेरे 1000 रुपया ये वो वाला, एंड दिस 1000 इसको इक्वल होना चाहिए, तब मेरा ये पूरा का पूरा जो वर्क उस टाइम में उसे स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि मुझे एक अपने कैलकुलेशन इसका मनी मल्टीप्लायर। व्हाट डज मनी मल्टीप्लायर से? मनी मल्टीप्लायर आपसे ये कहता है कि जब हम रेशो करते है वो कितने टाइम्स बढ़ गया, कितने टाइम्स बढ़ा है मेरे पास में। यहाँ पर मेरा डिपॉजिट जो था विच वॉज 1000 ओवर ईयर, वो अब कितने का बन गया है, दैट इज 5000। मेरे पास में 1000 जो मेरा पास में इनिशियल डिपॉजिट था, अब वो मेरे पास में 5000 बन गया है। दैट मीन्स मेरा यहाँ जो 5 आया है, व्हाट इट इज, यहाँ पर ये जो 5 है ये मेरा मल्टीप्लायर बन गया है, 5 टाइम्स ये मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। so that is why this 5 will become the money multiplier। लेकिन मनी मल्टीप्लायर का इस तरीके से हमेशा इजी तो होता नहीं। What we are going to do, we are going to take a formula into मनी मल्टीप्लायर का। मेरे पास में फॉर्मूला क्या आता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मनी मल्टीप्लायर सेज दैट इट रेफर्स टू, मनी मल्टीप्लायर refers to the process of creation of credit, and it is the link between the initial deposit and total deposit। यही तो हमने किया है। ये 5000 क्या आया है मेरे पास में, दिस 5000 इज बेसिकली द टोटल डिपॉजिट विच इज द, ठीक है, और ये 1000 क्या था, 1000 इज द इनिशियल डिपॉजिट। कितने टाइम्स मेरा जो है इनिशियल, कितने टाइम्स मेरा इंक्रीज, ये मेरे पास में फॉर्म MM इज इक्वल ऑन LRR। LRR यहाँ पर मेरे पास में क्या था, if I go ahead with the example which has been there, money multiplier is equal to 1/LRR। मेरे पास में LRR क्या है, as per the example which I have taken, कितना है, that is 20%। 20% मेरे पास में LRR अगर 20% है upon 5, that 5, this is 5 here, this is a multiplier। देखिए आपके पास क्वेश्चन, लेट मी टेक आउट वन क्वेश्चन, वो करने की कोशिश करते हैं। यस, इफ देयर इज सम क्वेश्चन, चलिए हम यहाँ पर करते हैं। टोटल डिपॉजिट क्या होता है, टोटल डिपॉजिट मेरे पास में क्या है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। लेट मी टेक अ क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास में आंसर आ सकता है, ठीक है। लेट अस गो अहेड विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन आल्सो। इफ आई एम लुकिंग अहेड फ्रॉम वन ऑफ द MCQ जनरेटेड, मैं उधर से ये क्वेश्चन के लिए, इफ रुपीज 10,000 करोड़ इज जनरेटेड, ये MCQ में इस तरीके is generated in the bank and initial deposit is 2000 crore, ठीक है। what is L stage, if rupees 10,000 crore is generated in the bank rate हुआ, इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 2000 करोड़। हाँ जी बताइए, अगर हम इस तरीके से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यहाँ पर 10,000 करोड़ की क्या चीज है, यहाँ जो हमने 10,000 करोड़ लिया है, इट इज बेसिकली दिस थिंग, द फाइनल फिगर, जो मेरे पास में फाइनल फिगर आया है यहाँ पर, ठीक है। एंड इनिशियल डिपॉजिट कितना है, इनिशियल डिपॉजिट इज ऑफ द 2000 करोड़। इनिशियल डिपॉजिट है मेरे पास में, यहीं पर थोड़ा सा करने की कोशिश,
द क्वेश्चन इज हमारे पास में इफ आई गो अहेड विद दिस फॉर्मूला, ये 10,000 ये 5,000 इस केस में क्या ये फॉर्मूला बन के आया ना. व्हाट वाज दिस 1,000 इनिशियल. देखिए अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो ड्राफ्ट कि आपको फॉर्मूला रटना है फिर ही आप काम करें. अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यू योरसेल्फ कैन डू. 1,000 1,000 टोटल. अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लूँ तो मेरे पास इफ आई गो अहेड विद दिस फॉर्मूला मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर निकलेगा, ये आपके रेशो नहीं निकलेगी इस बात को. तो द टोटल डिपॉजिट हियर इज 10,000. इनिशियल डिपॉजिट कितना है? इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1000. मनी मल्टीप्लायर कितना निकल के आया? बाय द बेसिक मैथ्स मनी मल्टीप्लायर इज 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000 दैट इज 5. मनी मल्टीप्लायर मेरे पास में कितना है? 5. इफ द क्वेश्चन स्टॉप्स एट दिस कि आप मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो तो यहाँ पर आपके पास 5. बट क्वेश्चन देखना है दैट इट इज टॉकिंग अबाउट कि LRR. कभी कभी स्टूडेंट घबराहट पे यहीं पर ही क्वेश्चन छोड़ कि हाँ जी उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो यू आर गोइंग टू टिकट और नहीं. गलत आंसर भी वो उसमें ऑप्शंस में जरूर लिखते हैं. वो बिल्कुल ऑफ द ट्रैक नहीं होता. उनको पता है कि स्टूडेंट कहाँ पर स्टॉप हो सकता है गलत आंसर. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अगर उन्होंने ये जो 5 वाला मनी मल्टीप्लायर आ गया 5. व्हाट इज द फॉर्मूला? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/L. ठीक है. सो मनी मल्टीप्लायर क्या है आपके पास में? Yes, it would be the LRR is what? LRR is 20% because the one of the question. आप इसके बाद में और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने हाथ में दे सकते हैं. ट्राई बेस्ट कि आपको मैं और भी और वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं. गुड नंबर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आल्सो वो आप देख सकते हैं. ठीक है. तो द नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स ओवर हियर, यहाँ पर आपके पास में आई होप दैट द कंसेप्ट ऑफ दिस LRR मनी क्रिएशन इज क्लियर टू यू. अब आप बुक में पढ़ेंगे, बुक में कभी आपको 1000 का एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, कभी आपको 400 800 वट एवर बी द. अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसी क्वेश्चन को एक दो बार आप दोबारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो द नेक्स्ट टॉपिक विच इज देयर इन द बुक, आप CBSE की जो मेन बुक प्लीज उसको जरूर पढ़िए. आप क्या होता है इधर उधर की they do not go ahead with the base book which has been provided by CBSE. उसको तो देखिए. So let us go ahead with this thing that is central bank. Central bank क्या होता है? शुरू से हम एक ही बारे. What is a central bank? Central bank the RBI. आपने कभी देखा होगा कभी भी जगह पे बोर्ड लगा हुआ हो बैंक इंडिया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ जस्ट अ नेशनलाइज्ड बैंक. सिर्फ एक नेशनलाइज्ड बैंक है, नथिंग मोर देन दैट. RBI के अंडर ही ये वाला बैंक जो होता है ये ऑपरेट करता है. यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक का नाम है वर्ड जो यूज किया हुआ है, दिस डजंट मेक इट एज द RBI. हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक RBI बोलते हैं. वेयर एज द वे इट इज इन यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में इट इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. तो सेंट्रल बैंक भी होगा, रिजर्व बैंक भी. नाउ व्हाट इज दिस सेंट्रल बैंक, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस, और उसके बारे में हम पहले हम एक सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इज द मेन अथॉरिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये मेन अथॉरिटी है. किस चीज का मेन अथॉरिटी? ये है मेन अथॉरिटी और इशूइंग करेंसी. दैट मीन्स अगर आप ये कहें कि RBI के अलावा कोई और अगर करेंसी इशू कर रहा है, विल इट बी कॉल्ड एज अ वैलिड?
वो तो वैलिड नहीं है। जैसे कभी कभी लोग ब्लैक मार्केट एक करेंसी जो ऑल्दो वो इनिशियल लेवल पे हो सकता, इज इट अ वैलिड करेंसी? इट इज अ इलीगल करेंसी। सिर्फ और सिर्फ जो कर आरबीआई इशू इज लीगल, वो ही लीगल करेंसी है। दैट मीन्स इट इज बैक्ड बाय लॉ, इज बैक्ड बाय लॉ। अब इसमें लॉ कहाँ से बैक्ड बाय लॉ का मतलब है, बैक्ड बाय लॉ का ये मतलब है आपके पास में अगर कोई करेंसी है, कोई नोट है, तो उसको खोल के देखिए उस पर क्या लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपये या 100 रुपये अदा करने का वचन दे। वो वचन कौन दे रहा होता है? वो जो एक प्रॉपर करेंसी बाय आर उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है, दैट मीन्स आरबीआई ने ये ऑथोराइज करा है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें तो जो मनी है विच इज इशूड बाय आरबीआई, दैट यू कैन वेरी वेल यूज टू कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन। कोई सामने वाला इंसान को मना नहीं कर सकता। अगर आपकी लाइबिलिटी है किसी को 100 रुपये देना, तो अगर आप वो जो आरबीआई ने 100 वो देते हैं, तो द अदर पर्सन इज बाउंड टू असेप्ट, वो असेप्ट करेगा। मेन नो इट इश्यू होता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। और व्हाट इज द अदर थिंग, अगर मैं देखूं तो इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी एज अ बैंकर है। गवर्नमेंट एक पूरे अगर मैं दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। बाकी कंट्रीज के साथ में या बैंक्स को भी अगर हमारे गवर्नमेंट को कुछ विद रिगार्ड टू एनी लोन, तो भी हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक सुपरवाइज बैंक है। आरबीआई मैंने आपको आरबीआई को बेसिक मेन एपेक्स बोर्ड आरबीआई सबसे ऊपर है। अब अगर कमर्शियल बैंक तो वो किसके पास? आरबीआई। आरबीआई एक्स बैंकर टू द बैंक। अगर बैंक को कोई प्रॉब्लम हो, अब किसके? दे विल गो टू द आरबीआई, वो वहां पर जाएंगे। प्लस दे ऑन द टाइम दे इशू देम द डायरेक्शंस, वो सब वो बताते हैं। ठीक है। और हमारे पास में क्या होता है, दैट इज दी फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है, वो किसके पास में होता है? फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है, दैट इज बेसिकली सेंट्रल बैंक ओनली। सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है। कहाँ से आते हैं वो रिजर्व? देखिए, हम जितना भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह जितने बदले में जो कर उसका जो रिजर्व होता है, दैट इज बीन कैप्ट बाय आरबीआई। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करके वो पैसा उसको एज अ फॉरेन एक्सचेंज मिला है, तो फिर को उसको इंपोर्ट करने की करेंसी की जरूरत पड़ेगी, आएगा एट अ कंट्री लेवल, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू यूज द रिजर्व विच आर देयर, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही यूज करेगा। ठीक है। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। यहाँ पर मैं एक लिंक दे देती हूँ, दीज आर दी सेंट्रल बैंक के पास में यहाँ पर, और हमारे पास में इनके पास में सोल अथॉरिटी होती है, ये बैंकर्स गवर्नमेंट होती है। हमारे पास में यहाँ पर एक पॉइंट होता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट में आई जस्ट डोंट वांट कि कुछ पॉइंट मिस हो, सो दैट इज व्हाई आई एम लुकिंग अहेड विद योर सीबीएसई बुक ऑल्सो। कुछ भी अगर पॉइंट अगर लगे तो आई शुड वेरी वेल इंक्लूड इट, क्योंकि ये आपका वन शॉट रिवीजन है।
देखिए जब बैंक गवर्नमेंट गवर्नमेंट 2 एजेंट हो 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिन तो ये एक किस कप हमारे पास बैंकर मतलब अब उसको कुछ अगर गवर्नमेंट को इलेक्शन वो किसके थ्रू करेगा, वो करेगा आरबीआई के थ्रू, दैट इज आर सेंट्रल बैंक। कंट्री लेवल पर जब अगर मैं कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही हूँ, डील्स होती हैं, डील लिसनिंग इट इन द न्यूज, वहां पर कौन डील करता है, आरबीआई के, ठीक है। एज अ एजेंट, एजेंट का क्या मतलब है, एज द वे वी हैव डन अर्लियर, एजेंट का मतलब होता है व्हेन वी आर आस्किंग समवन फॉर ऑन आवर बिहाफ, और उसके भी एजेंट। अब आरबीआई जो है गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए तो आरबीआई उसको एज अ एजेंट जो है वो हेल्प करे, ठीक है। अब उसके पास में मैनेजिंग करेंगे, उसके सारे के सारे डेट्स वगैरह मैनेज करें। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब जहाँ पर भी कोई भी बेसिक बिग डिसीजन होते हैं किस तरीके, आरबीआई इज द वन विच नीड्स टू हैव अ, मतलब उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री इसमें क्या क्या चीजें हैं, वहां पर इट शुड बी एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कि उन्हें ये वाली चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस टाइम होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज की क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री की बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, वो सब चीजें कौन एडवाइस कर, बेसिकली द जॉब हाई आरबीआई। तो ये 3 पॉइंट क्लियर होने। So what next is here? It is acting as a supervisor, and supervisor भी मतलब उसके बाद में बैंकिंग को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको हम, इट इज बीन कॉल्ड एज अ लेंडर लास्ट रिजॉर्ट। लिटरली ट्राइंग टू माय हैंडराइटिंग, आई होप दैट यू वुड लाइक। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब है जब भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, मैं बैंकर टू द बैंक में बात कर रही हूँ, जितने भी कमर्शियल बैंक कोई भी, so in the last moment what they can do, they can very well go ahead to the R with their problem और उन प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आप ये मान लो कि आरबीआई जो है एक तरीके से कमर्शियल बैंक्स के पापा की है। wherein as your caretaker है, कमर्शियल रिजर्व केयर करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कंट्रोलर, जिसको कि हमारे पास में आते हैं कि हमारे किस किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, give me a second, किस किस तरीके के हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस टू कंट्रोल द मनी इन दी। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता, रिजर्व बाय इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरा है, प्रिंटिंग भी तो उन्हीं के पास है, अभी आया ये माइंड आप, यू शुड थिंक अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज कर दे व्हाट विल हैपन। सोचिए मनी की सप्लाई अगर इंक्रीज कर देता है तो जो प्रोडक्ट है, मनी, व्हाई डू वी नीड मनी, वी नीड मनी बिकॉज वी वांट टू परचेज समथिंग। अगर आपके पास में वो चीज 10 रुपए की है, अगर मनी की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी तो वो उस प्रोडक्ट, सपोज फॉर दिस पेन 100 रुपी,
अगर मेरे पास में उसका मनी का सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, तो इन द केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन जो सेलर होगा व्हाट वुड ही से कि हाँ जी मनी सप्लाई तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, वाई टू चार्ज ओनली 100 रुपी, वाई नॉट टू चार्ज 2000 रुपीज फॉर दिस थिंग। एंड बिकॉज मेरे पास में मनी सप्लाई बहुत है, मेरे पास में अब पैसा बहुत है क्योंकि आरबीआई ने बहुत ज़्यादा प्रिंट किया है, व्हाट वुड आई थिंक यार मैं दे दे 2000 रुपये, मेरा क्या ज़्यादा है, मेरे पास में तो बहुत पैसा पड़ा हुआ है। इट विल वर्क एज अ लूप होल। अब ये लूप होल की तरह का क्या ये पेन की नहीं, बट बिकॉज द मनी सप्लाई हैज इंक्रीज, उसकी वजह से क्या होगा, प्राइजेस जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब कि जो चीज 100 रुपए की है नाउ इट हैज बीन 2000, तो मतलब अब 100 रुपीज इक्वल टू 2000। अब अगर कहीं भी 100 रुपी की दैट विल बी that 100 rupee has lost its value, उसकी वैल्यू कम हो गई। मनी का जो वैल्यू होता वो कम होता है, अगर मनी वैल्यू कम होता तो बहुत ज्यादा मतलब संभाली भी नहीं जाएगी। तो दैट इज वाई आरबीआई ऑल्दो इट कैन कंट्रोल द मनी सॉल्यूशन कि आरबीआई जाके अपने उसको पूरा कंट्रोल करके चलना। ऑल नो कि एक बार जो मनी सप्लाई मेरे पास इंक्रीज हो जाएगी, ये प्लीज बेसिक कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। मनी सप्लाई अगर आपकी बढ़ जाएगी तो आपकी मनी वैल्यू इन टर्न। तो व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई? आरबीआई को ये सब जो कंट्रोल करके चलना। कंट्रोल वो किससे करेगा? देखिए मैंने आपको ये पहले भी बताया है, आरबीआई अपने पास में जितने भी उसके पास में कमर्शियल बैंक्स हैं उसके थ्रू एक्ट कर, दैट डजंट गो अहेड कि हाँ जी वो इंडिविजुअली एक्ट नहीं करता। नीदर द आरबीआई डील्स विद द पब्लिक। आरबीआई जो है वो पब्लिक के साथ डील नहीं करता, कमर्शियल बैंक। अब आरबीआई किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेगा जस्ट टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई इकोनॉमी? अब जो प्रॉपर कंट्रोल है विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द क्वांटिटेटिव measure, other one is measure। क्वांटिटेटिव कौन कौन से होते हैं? यस, अब आपने इस समय लास्ट मोमेंट आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई कर ली होगी, याद होगा। यस, बताइए क्वांटिटेटिव कौन कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव हमारे पास में रेशोज से ज़्यादा वेरियस रेशोज। वन इज द रेपो रेट, द अदर वन इज द बैंक रेट। और कौन कौन सा होता है? मेरे पास में आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और हमारे पास में जितनी भी रेशोज हैं, यहाँ पर जितनी भी रेशोज है, रेशोज का मतलब हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सीआरआर, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एसएलआर। क्वालिटेटिव मेजर्स में मेरे पास में क्या आ जाता है? क्वालिटेटिव मेजर्स में मेरे पास में आता है मॉरल सुएशन। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। यस, वन थिंग इज मिस्ड, रिक्वायरमेंट। और क्वालिटेटिव में मेरे पास में नंबर 1 पर आता है मॉरल सुएशन, एंड सेकेंड वन इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आप कुछ और याद करें या नहीं करें, प्लीज इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑल द नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये नाम जरूर पता होने चाहिए। रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है? दीज आर द वेरियस रेशोज जो कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक चार्जेस कमर्शियल बैंक को भी वो पैसा देगा ना, तो ये वो रेशो है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक से चार्ज लोन्स और समथिंग। रेपो रेट इज बेसिकली फॉर द शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को। बैंक रेट जो होता है दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म,
इसका दूसरा नाम क्या है? रेपो रेट का दूसरा नाम क्या है? रेपो रेट का दूसरा नेम है रीपर्चेज रेट। रेपो रेट का रेट। और बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है? दैट इज द डिस्काउंट रेट। ये और वाले ना जो नाम होते हैं ये आपको प्लीज याद रखने हैं। क्वांटिटेटिव मेजर, रेपो रेट का दूसरा नाम है रीपर्चेज रेट, बैंक रेट का दूसरा नाम डिस्काउंट रेट। याद रखिएगा, these are the rates, these are basically percentages which the RBI charges कमर्शियल बैंक को चार्ज करते हैं। तो ये दोनों वो वाले रेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट किस बारे में बात करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन अगर आपको याद हो तो मैंने कहा कि एसएलआर में सिक्योरिटीज होती है जो कि बैंक्स अपने पास में रखते हैं। उन सिक्योरिटीज का परचेज या सेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि परचेज या सेल से हमारे पास में किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। अब आप देखिए, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इफ देयर इज अ कमोडिटी, आपने ए से, आपने बैंक है, यू आर सेलिंग समथिंग टू ए, यू आर सेलिंग, तो ए के पास में क्या गया? ए के पास में प्रोडक्ट गया, बदले में क्या आया? बदले में वो आपको पैसा देगा, मनी विल कम टू यू। ए के हाथ में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? ए के हाथ सप्लाई कम हो जाएगा। दैट मीन्स इफ द बैंक दे आर सेलिंग द सिक्योरिटी, बेचते हैं ना जब हम कभी कुछ, अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो बदले में सामने वाला इंसान पैसे देगा, सामने वाला इंसान के हाथ में कम हो गया। ठीक है, अगर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका मोटिव ये है कि इंडिविजुअल्स के पास में पैसा कम हो जाए। आई रिपीट, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मोटिव है कि इंडिविजुअल मतलब पैसा कम हो जाए, so that means what the bank would do? बैंक विल सेल द सिक्योरिटीज। अगर वो सेल करेगा तो सामने वाला इंसान पैसे देगा और उसके वो कम हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और अगर सेम वे, अगर रिजर्व बैंक ऑफ ये चाहता है कि लोगों के हाथ में मनी बढ़ जाए, क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगा कि हमें ये चीज आपसे खरीदनी है। जब वो आपसे खरीदने के लिए कहेगा तो आप उसको चीज आप उससे लेंगे, कमोडिटी हो गई वो वाली चीज, और बदले में आप उसे पैसा देंगे। दैट मीन्स इन दिस केस उसके हाथ में सप्लाई इंक्रीज हो गया। तो दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अगर वो सिक्योरिटी सेल करता है तो दैट मीन्स मेरी मनी सप्लाई, बताइए मनी सप्लाई को क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई मेरी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी? इट वुड डिक्रीज। एंड इफ आई वुड परचेज द सिक्योरिटी, मनी सप्लाई वुड इंक्रीज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट वन इज द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसमें दो अलग अलग रेशियोज थी, CRR एंड SRR। दिस इज व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, दोबारा से प्लीज देख लीजिएगा उसको। एंड द नेक्स्ट वन इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये हम कौन से पॉइंट्स कर रहे हैं? वी आर डूइंग ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव मेजर्स। उसमें हमारे पास है मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मार्जिन? मार्जिन का मतलब होता है कि सपोज अगर मैंने किसी से 1000 रुपीज के बदले उसको मैं कितने पैसे उसको दे रही हूँ, कितने की वो चीज़ मेरे पास में गिरवी रखते हैं ना बैंक से, अगर मैं लोन ले रही हूँ गिरवी रखना। सपोज मैं बैंक को के बदले में, तो व्हाट कैन हैपन? अगर बैंक 1000 रुपए के बदले दो केस हो सकते हैं, या तो वो आपको दे 990, ठीक है, या वो आपको दे 8। दो केसेस हो। 990 के केस में क्या हुआ? 990 के केस में इसने मार्जिन को कम रखा है। इससे 990 रुपीज जब आपके पास में आएंगे तो आपके हाथ में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। 1000 रुपए का जो भी प्रोडक्ट बैंक को आपने दिया है गिरवी रखने लेने की, अगर उस 1000 रुपए की चीज के बदले बैंक आपको 990 रुपए दे रहा है, दैट मीन्स उसने मार्जिन जो है वो कम रखा और आपको वो दे रहा है। आपके हाथ में 990 रुपए आ गया, 990। इससे आपके हाथ में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। वेयर एज इफ इट हैपन्स कि वो 1000 रुपए की चीज जो गिरवी रखी के बदले वो
मार्जिन को बढ़ा रहा है। अगर वो मार्जिन को बढ़ाएगा, मार्जिन इज बेसिकली द गैप विच इज देयर, अगर वो आपको सिर्फ 800 रुपये दे रहा है तो आपके हाथ में मनी सप्लाई एक कम हो जाएगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट का बेसिकली जब आप या घटे, उस मनी सप्लाई को बढ़ाने की वो मार्जिन। एंड द नेक्स्ट वन हियर इज द मॉरल सुएशन। ये मेरे पास में सारे के सारे क्वांटिटेटिव वाले हो गए। दिस इज व्हाट वी हैव डन। वी हैव डन द रेपो रेट, वी हैव डन द रेपो रेट एंड रीपर्चेज रेट इज वन एंड द सेम थिंग। बैंक रेट एंड डिस्काउंट रेट इज अगेन वन एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिया। रेशो सीआरआर एसएलआर इससे बता दिया। Then the margin requirement, this is what we have done. Now we are left with the qualitative measures. So one is the moral suasion, the other one is the selective credit control. हाँ जी, moral suasion. moral suasion क्या होता है? moral suasion आपसे ये कहता है कि हमारे पास में morally ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको बोलेगा कि आपने ये वाली रेशो करनी है, वो सब कुछ भी नहीं, जस्ट अ क्वांटिटेटिव मेजर बाय इशूइंग सम सॉर्ट ऑफ अ गाइडलाइंस। इसमें moral suasion में मॉरल सुएशन में आरबीआई आपको कुछ गाइडलाइंस, आप यहाँ देखिए आपको काम करके आप इजी लोन दे दीजिए या डिफिकल्ट लोन दीजिए। जैसे कई लोग जो होते हैं, कई कमर्शियल बैंक दे फील हेजिटेंट व्हाइल गिविंग लोन्स टू दी लॉयर्स और समथिंग, ठीक है। तो एक तरीके से गाइडलाइंस कहीं ना कहीं मिली हुई होती हैं, उनके कुछ अपने पर्सनल, दैट कम्स अंडर मॉरल सुएशन। मॉरली अलग अलग तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को परस्यूट करता है कि आप ये काम करो या ये काम नहीं करो, एक तरीके से बार बार बोल के। द नेक्स्ट वन इज द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आपसे किस बारे में बात करता है? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहता है कि कमर्शियल बैंक्स को बताया जाता है कि देखिए अगर आपको अपना लोन देने का तरीका जो है वो आप इजी रख लीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को लोन दिया जाए, तो मनी सप्लाई। या अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे ये कह रहा है कि आप अपना जो लोन देने का तरीका है, जस्ट गो अहेड विद अ गुड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, तो क्या होगा उस केस में आपके पास में मनी सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस मेजर्स दैट कम्स क्वालिटेटिव कंट्रोल, जो कि हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले सकता है। इन कंसेप्ट को आपको समझना सिर्फ इस 12th क्लास में ही कंसेप्ट किस तरीके से हाउ डू दे वर्क, अगर बेसिक्स मच हेल्पफुल। So we would I would come back to you in half an hour and we will go ahead with another chapter, that is the let us go ahead with the government budget. Fine, just give me a moment, half an hour, and we'll go ahead with it. Thank you.